कुमारी नंद की गोद भराई। बोल गीता बोल, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो तूने ऐसी गिरी हुई नीच हरकत करी। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम। अच्छा हुआ तेरे पिताजी पहले ही भगवान को प्यारे हो गए, अगर आज वो जिंदा होते तो सुनकर मर जाते। माँ जी भगवान के लिए चुप हो जाइए, आप जरा गीता की हालत तो देखिए। तू तो चुप कर बहू, कहीं ना कहीं ये सब तेरी वजह से हुआ है। खुद तो लव मैरिज करके आकर घर में बैठ गई। मैं तो पहले इस शादी के खिलाफ थी, मुझे पता था कि आने वाले समय में तू जरूर कुछ ना कुछ कांड करेगी और हो गया। ये कल्पना ही थी जो गीता को बार बार अस्पताल ले जाती थी। अगर हम कल्पना की जगह होते तो कभी ऐसा नहीं होने देते, सब कुछ आकर आपको कब का बता देते। क्यों चुप है, बोलना शर्म नहीं आई तुझे, बोल। मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। आखिरकार गीता ने ऐसी क्या गलती की थी जो आज सभी उस पर इस तरह गुस्सा कर रहे थे, और क्या गीता की हुई गलती में कल्पना भी शामिल थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आई लव यू बेबी। हाँ बाबा, हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। अच्छा चलो ना, वीडियो कॉल करते हैं, कितने दिन हो गए हैं हमें वीडियो कॉल करे हुए। गीता अपने बॉयफ्रेंड आशुतोष से कॉल पर बात कर रही होती है कि तभी गीता की बड़ी भाभी कल्पना अचानक गीता के कमरे में आती है, जिसे देख गीता जल्दी से अपना कॉल कट कर देती है। गीता किससे बातें कर रही थी तुम, और मेरे आते ही कॉल क्यों कट कर दिया? कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? नहीं भाभी, वो तो मैं अपनी सहेली प्रीति से बात करी थी, बात हो गई तो मैंने कॉल कट कर दिया और उसी वक्त आप आ गई। गीता जल्दी से बात को छुपाते हुए अपनी भाभी से झूठ कह देती है, और ऐसे ही 2 दिन 3 दिन गुजर जाते हैं। आज गीता काफी अच्छे से तैयार होकर शाम में बाहर जा रही होती है, जिसे देख। शाम में कहाँ जा रही है इतनी तैयार होकर? वो मेरी सहेली का बर्थडे है ना, तो उसमें ही जा रही हूँ, 9 बजे तक आ जाऊंगी। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लग गई हो। हफ्ते भर पहले भी तो तुम अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए गई थी। ये सहेली ही है ना, कहीं कोई लड़के का चक्कर तो नहीं? स्वाति तुम भी ना, यही तो उम्र होती है लाइफ को जीने की। माँ जी जाने दीजिए ना गीता को बाहर, कल को शादी के बाद कहाँ मौका मिलेगा गीता को लाइफ एंजॉय करने का। तू तो इसकी तरफ से ही बोलेगी, तू भी तो इस घर में लव मैरिज करके आई है ना। जाने क्या पट्टी पढ़ाई तूने मेरे बेटे को, वरना मेरा बेटा तो बिल्कुल राम जैसा था। देख गीता, मैं तुझे जाने दे रही हूँ, लेकिन कल को तूने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गीता जल्दी से निकलती है और पास के बस स्टैंड पर जाती है, जहां गीता का बॉयफ्रेंड आशुतोष बाइक लिए उसका इंतजार कर रहा था, और अब दोनों बाइक पर घूमने के लिए चले जाते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन 2 से 3 महीने में गीता को एक बार भी पीरियड्स नहीं आए हुए थे, जिसके चलते अब जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो 2 महीने से गर्भवती है। गीता जल्दी से आशुतोष को कॉल करती है, लेकिन आशुतोष का कॉल नहीं लगता। आशुतोष का कॉल क्यों नहीं लग रहा? एक काम करती हूँ, आशुतोष के फ्लैट पर चली जाती हूँ। वो आशुतोष के फ्लैट पर जाती है, लेकिन वहां उसे आशुतोष नहीं मिलता, जिसके चलते अब गीता काफी परेशान होती है और डिप्रेशन में जाने लगती है, जिससे गीता अपने बाथरूम में जाकर ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स एक साथ खाने वाली थी कि तभी गीता को ढूंढते हुए कल्पना जैसे ही गीता के वॉशरूम में जाती है तो वो गीता को दवाई खाने से रोक देती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें इतनी सारी दवाई खाने जा रही थी, क्या हुआ बताओ मुझे। कल्पना पूछने पर गीता फूट फूट कर रोती है और कल्पना को सारी बात बताती है। ये तुमने क्या कर दिया? अगर किसी को ये बात पता चली तो जानती हो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम नहीं जानती थी क्या आशुतोष इस तरह का लड़का है? मैं मर जाऊंगी, मुझे मरने दीजिए। हर चीज का सोल्यूशन मरना ही नहीं होता है। मैं बहुत अच्छी डॉक्टर को जानती हूँ, तो मेरे साथ चलो। कल्पना गीता के अबॉर्शन के लिए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर सबसे पहले गीता का चेकअप करती है। गीता का शरीर अंदर से काफी ज्यादा कमजोर है। अगर हम गीता का अबॉर्शन करेंगे तो गीता की बच्चेदानी पर इसका काफी बुरी तरह से असर पड़ेगा और हो सकता है कि गीता कभी फ्यूचर में मां ना बन सके। डॉक्टर की बात सुनकर गीता काफी ज्यादा रोने लगती है और कल्पना उसे संभालते हुए घर आती है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। चौथे 5वें महीने से पहले तक तुम्हारा पेट नहीं निकलेगा और तकरीबन 5 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है। एग्जाम के लिए तुम्हें 2 महीने के लिए बाहर जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हम वहां पर जाकर आगे के लिए कुछ सोच लेंगे, पर तब तक ये बात किसी को घर में नहीं पता चलनी चाहिए। कल्पना अपनी नंद की गर्भवती होने की बात घर में सबसे छुपाती है और उसी के साथ उसका काफी अच्छे से ध्यान भी रखती है। ये लो स्वाति, मैंने तुम्हारे लिए देसी घी का हलवा बनाया है और ढेर सारे काजू बादाम भी डाले हैं। तुम कब से घी खाने लग गई? तुम्हें तो ये घी बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
अरे वो बेचारी का वजन पहले से कम हो गया है ना, इसीलिए। गर्भवती होने की बात छुपाते हुए ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और अब धीरे धीरे गीता का वजन बढ़ने लगता है, जिसे देख मनोरमा। 2 महीने पहले तो तू इतनी पतली सी थी और अचानक से तेरा वजन बढ़ने लग गया। घी का कुछ ज्यादा नहीं हो गया असर तेरे शरीर पर? इतने दिन से मैं घी फल खा रही हूँ तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। हाँ भी ना, कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई हूँ आजकल। हल्के हल्के निकले हुए पेट को छुपाने के लिए अब गीता अपनी भाभी के लाए हुए ढीले ढीले कपड़े पहनने लगी थी, जिसे देख मेघा और स्वाति भी काफी हैरान होती हैं। हर 2 से 3 दिन में गीता को अब उल्टी भी शुरू हो जाती है, जिसे देख मेघा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आजकल तुम बहुत उल्टी कर रही हो। भाभी वो मैं कॉलेज से आते हुए कुछ ना कुछ बाहर का खा लेती हूँ ना, इसीलिए अब से नहीं खाऊंगी। लगता है मुझे बाहर का सूट नहीं कर रहा है। प्रेगनेंसी की खबर को छुपाने के लिए गीता और कल्पना को हर बार घर में सबसे झूठ बोलना पड़ता, और यह झूठ बोलना भी उनके लिए आसान नहीं था। गीता कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे में रेडी हो रही थी, तो वहीं स्वाति गीता का लंच उसके कॉलेज बैग में रख रही थी कि तभी स्वाति को गीता के कॉलेज बैग में कुछ मेडिसिन मिलती हैं। अरे इतनी सारी मेडिसिन गीता के बैग में क्या कर रही हैं? स्वाति मेडिसिन की फोटो क्लिक कर मेडिकल पर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि सारी दवाई प्रेगनेंसी में खाने के लिए है। ये खबर सुनकर स्वाति जल्दी से घर आकर सारी बात अपनी सास और मेघा को बताती है, और अब सबके सामने बताने आ जाती है कि गीता प्रेग्नेंट है, और सभी गीता पर काफी गुस्सा करते हैं। ये सब सिर्फ इस कल्पना की वजह से हुआ है। अगर सही समय पर ये बात हमें ये बता देती तो हम कब का इसका बच्चा गिरवा देते। बस करिए माँ। भाभी, आप जिन कल्पना भाभी को बोल रही हैं, ताने दे रही हैं, उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर वो उस दिन मेरे कमरे में नहीं आती तो मैं कब का स्लीपिंग पिल्स खाकर मर जाती। आपको क्या लगता है भाभी मुझे हॉस्पिटल लेकर नहीं गई थी? वो गई थी, लेकिन वहाँ चेकअप के बाद पता चला कि अगर मैंने अबॉर्शन करवाया तो मैं फिर कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। गीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कल्पना गीता को संभालती है। इसी तरह कुछ वक्त और बीतता है और गीता का 8वां महीना लग जाता है। भाभी, मैंने सुना है कि 7वें 8वें महीने में गर्भवती औरत की गोद भराई की रस्म होती है, लेकिन मेरी किस्मत में ये रस्म नहीं है ना। क्यों नहीं है? जरूर होगी। और मैं तो वैसे भी तुम्हारी गोद भराई की रस्म के बारे में सोच ही रही थी। मैं जरूर तुम्हारी गोद भराई की रस्म करूंगी। कल्पना घर में सबसे लड़कर पूरे हॉल को अपनी नंद की गोद भराई की रस्म के लिए डेकोरेट करवाती है, जिसमें आस पड़ोस की पड़ोसन और गीता की सहेली भी आई होती है। गीता, मुझे तो बेबी गर्ल ही चाहिए, और पता है मैंने उसका नाम भी सोच लिया है। अरे देखो देखो कैसे एक भाभी कुंवारी नंद की गोद भराई करी। क्या जमाना आ गया, बेचारी मनोरमा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पड़ोस की सारी औरतें इस गोद भराई की रस्म में बार बार गीता को ताने दे रही थीं, जिससे गीता को काफी बुरा लगता है। तुम दुखी मत हो, इन लोगों का तो काम ही है कहना। 4 दिन बाद खुद इनका मुंह बंद हो जाएगा। तुम ये देखो, गोद भराई की रस्म के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। मैं अपने हाथों से तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए कपड़े बनाई हूँ। जब वो इस दुनिया में आएगा ना, तो मैं खुद उसे अपने हाथों से इसे पहनाऊंगी और खूब उसका ध्यान रखूंगी। अपनी भाभी की बात सुन गीता के चेहरे पर मुस्कान तो आती है, लेकिन कहीं न कहीं अब उसे अपने परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा दिख रही थी। गीता गोद भराई की रस्म होते ही अपने कमरे में जाती है और एक ब्लेड लेकर अपने हाथ की नस काटने ही वाली होती है कि तभी दौड़ते हुए कल्पना ऊपर आती है। जल्दी से नीचे आओ, देखो कौन आया है। गीता जैसे ही कल्पना के साथ नीचे आती है तो वो देखती है कि हॉल में आशुतोष खड़ा है। अब आए हो तुम? क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। तुम तो जानती हो कि मैं एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ। मैं इतने महीने से एक समुद्र टापू पर फंस गया था। समंदर तूफान में हमारी बोट टूट गई थी, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, और जैसे ही मैं वहां से निकला सबसे पहले यहाँ आया। गीता, मुझे माफ कर दो। मेरे बिना तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। आशुतोष गीता से अगले ही दिन कोर्ट मैरिज कर लेता है, जिससे अब सभी घर वालों का मुंह बंद हो जाता है। भाभी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। एक कुंवारी नंद की गोद भराई की रस्म करी, वो सब किया जो एक माँ करती है। अगर आप ना होती मैं तो कब का अपनी जिंदगी खत्म कर देती। अब ऐसे शुभ मौके पर ऐसे अपशगुन बात मत करो। अब आशुतोष आ गया है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। आशुतोष के साथ अब उसके घर चले जाते हैं और अपनी आने वाली जिंदगी को खुशियों से जीती है। वहीं मनोरमा, स्वाति और मेघा अपना की हुई हरकतों पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। आहा, क्या खुशबू आ रही है। मेरे मटर पुलाव भी बन गए। अब बस जल्दी से हलवा बना देती हूँ तो मेरी पहली रसोई का खाना पूरा हो जाएगा।
बहू, सब कुछ सही तो चल रहा है, मेरी जरूरत तो नहीं है किसी काम में। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, बस अभी हलवा बनाकर थोड़ा सा पुलाव के लिए प्याज काटना है तो खाना पूरा हो जाएगा। ला दिखा, प्याज मैं काट देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं काट लूंगी, वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है तो सारे काम मुझे ही करने चाहिए। तो तूने ही किए बहू, मैं तो बस जरा सी मदद कर रही हूँ, और माँ तो अपनी बेटियों की मदद कर ही देती है ना। गोमती ऐसे बोलकर प्याज काटने बैठ गई। शीतल गोमती की बहू थी, जिसकी अभी 1-2 दिन पहले ही शादी हुई थी। आज गोमती की बहू की पहली रसोई थी, जिसमें गोमती ने शीतल का बिल्कुल एक माँ की तरह साथ दिया था। वहीं दूसरी तरफ शीतल के पड़ोस में भी नई बहू आई थी, जहाँ हे भगवान, इस खाने में चम्मच चलाते चलाते तो मेरे हाथ ही टूटने को तैयार हो गए हैं। पहली ही रसोई में बहू से इतना कुछ बनाने को कौन बोलता है। माना कि ये लोग अमीर हैं, लेकिन पहली रसोई में मेरी कसरत करवाने की क्या जरूरत थी। बटर चिकन, मटर पनीर, पास्ता, डोनट, सब कुछ आज ही बनवा लिया। मोना भी रसोई में अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही थी, जिसमें उसने ढेरों पकवान बना रखे थे। बड़ी सी रसोई में मोना अकेली खड़ी हुई खाना बना रही थी, और उसकी मदद के लिए भी पास में कोई नहीं था। कुछ ही देर में मोना के पकवान भी बन गए और उसने सारा खाना टेबल पर लगा दिया। और ये आ गई मेरी खीर। हाँ, थक गई रे। अरे, घर में इतनी शांति कैसे? सुनिए, माँ जी और ट्विंकल कहाँ है? छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन और ट्विंकल दीदी तो अक्सर महीने के आखिरी दिनों में पार्लर में जाती हैं अपनी स्किन और हेयर के ट्रीटमेंट लेने के लिए। आज भी वहीं गई होंगी। अच्छा, ये क्या बात हुई? मेरी आज पहली रसोई है, मुझसे कितना कुछ बनवाया भी है, लेकिन लगता है किसी को मेरी पहली रसोई की खुशी ही नहीं है। मुझे लगा था सभी खाना लगाते ही मेरे खाने को खाने आ जाएंगे, लेकिन मोना उदास हो गई थी क्योंकि उसका बनाया खाना खाने को घर में कोई नहीं था। काफी देर मोना ने इंतजार किया, जिस बीच उसका खाना भी ठंडा हो गया, और काफी देर के बाद उसकी मॉडर्न सास और ननद पार्लर से लौटी। मामा, अगली बार आप भी ना मेरा वाला केराटिन ट्रीटमेंट लेकर देखना, सच में आपके बाल और भी औसम हो जाएंगे। माँ जी, आप आ गई? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। खाना तैयार है, खा लीजिए। तूने खाना बना दिया? अरे बहू, मेरा तो जरा भी मन नहीं है अभी खाना बनाने का, वो बाहर ही खा लिया। एक काम कर, खाना फ्रिज में रख दे, हम शाम को खा लेंगे। माँ जी, एक तो खाना पहले ही ठंडा हो गया है, अब अगर उसे और रखकर खाया तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। अरे, तेरी दिक्कत क्या है? बोला ना हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, अब क्या जबरदस्ती पेट में तेरे खाने की भी जगह बनाए? जा यहाँ से। जमुना ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। ट्विंकल भी उसके पीछे पीछे ही चली गई, और किसी ने भी मोना का बनाया हुआ पहली रसोई का खाना नहीं खाया। वहीं दूसरी तरफ, वाह बहू, क्या स्वादिष्ट पुलाव बनाया है तूने, मजा आ गया। ये ले तेरा पहली रसोई का शगुन। शुक्रिया माँ जी। ये लो शीतल, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मोहन और गोमती दोनों ने शीतल को पहली रसोई पर तोहफे दिए, जिससे कि शीतल काफी खुश हुई थी। एक तरफ शीतल थी जो अपनी गंवार देहाती सास के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ मोना थी जो अमीर ससुराल और मॉडर्न सास पाकर भी दुखी थी। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ते बाद, हाँ, थक गई। अरे, ऐसे कैसे सफाई कर रही है मोना? देखो ग्रिल पर, यहाँ टेबल पर और फर्श पर भी कितनी धूल मिट्टी है। जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा, उसके बाद डस्टिंग और पोछा भी करना। माँ जी, आप मुझसे क्या क्या करवाओगी? सुबह से मैं कामों में लगे लगे थक गई हूँ। क्या मतलब तू थक गई है? तू इस घर की बहू है और यहाँ के काम करना तेरा फर्ज है, समझ आया? चल अपनी जिम्मेदारियां सही से निभा। एक तरफ जमुना मोना से सख्ती से काम करवा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ, नहीं माँ जी, आप क्यों बर्तन साफ करने को बैठ गई? मैं झाड़ू लगाकर साफ कर देती। सुबह से तू ही सारे काम कर रही है, अब अगर एक आध काम मैं देख भी लूंगी तो उसमें क्या बड़ी बात है बहू? तू झाड़ू लगाकर खाना बना लेना, बर्तन मैं धो रही हूँ। गोमती की बात सुनकर शीतल मुस्कुराने लगी। गोमती ऐसी ही थी, वो शीतल को घर में बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती थी और साथ ही साथ वो सारे काम करती थी। ऐसे ही कुछ देर बाद काम निपटाकर मोना अपने गार्डन में पौधों को पानी देने आई कि तभी, अच्छा, तो ये है मेरे पड़ोसी। ये दोनों सास बहू कितना घुल मिलकर सभी कामों को कर रही हैं। माँ जी, ये लीजिए, इसको भी मैंने अच्छे से रगड़ दिया है, अब आप इसका भी पानी निकाल दो। ला दे बहू। वैसे बहू, तू कपड़ों को बड़े अच्छे से धो रही है, सारा मैल गायब। शीतल और गोमती दोनों घर के बाहर नल पर अपने कपड़े धो रही थी। उनका प्यार और लगाव देखकर मोना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी सास मॉडर्न थी। वो अपनी शानो शौकत में ही बिजी रहती थी, वो तो उससे ठीक से बोलती तक नहीं थी।
ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन दोनों ही मॉडर्न और गंवार सास बहू बाजार गई हुई थी। माँ जी देखो, ये वाली चुन्नी अच्छी है ना, बहुत प्यारी है बहू। अरे बाबा, अरे हाँ बाबा हट रहे, तुमने तो बाजार ही सर पर उठा लिया। गंवार औरत हॉर्न बजाए जा रहे हैं तो रास्ते से हट क्यों नहीं रही है? गंवार किसको बोला, कौन है रे तू, गाड़ी से निकल। गोमती की आवाज सुनकर जमुना गाड़ी से बाहर आई। बाहर आते ही वो हैरान रह गई। अच्छा तो तुम हो वो जिसको हॉर्न सुनाई नहीं देता। वैसे अगर मुझे पता होता कि यहाँ गंवार नहीं गंवारों का बाप खड़ा हुआ है तो मैं कभी तुमसे बोलने में अपना वक्त ना गंवाती। पड़ोस में रहती हो इसीलिए शर्म करके कुछ बोल नहीं रही हूँ, नहीं तो मॉडर्न बनने वाली बुढ़िया तेरे सारे विगो को खींचकर तुझे यहीं बाजार में गंजा कर देती। इतनी उम्र की हो गई हो और ऐसे कपड़े पहनती हो, शर्म नहीं आती। What the hell, बदतमीज औरत। माँ जी शांत हो जाइए, कोई नहीं, चलिए हम दूसरी किसी दुकान पर चलते हैं। किसी तरह से शीतल अपनी सास को समझाकर वहां से लेकर गई, लेकिन मोना गाड़ी से भी बाहर नहीं आई थी। इन दोनों सास बहू में कितना प्यार है। बहू ने बोला तो सास भी पीछे हट गई। अभी अगर मैं माँ जी से कुछ भी बोल देती तो माँ जी मुझ पर ही चढ़ाई करती हुई आती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मोना शीतल और गोमती के रिश्ते को देख देख कर अपनी भी मॉडर्न सास से माँ जैसा प्यार पाने को तरसती थी। ऐसे ही आज समोसे भी बन गए। अब तो माँ जी की सहेलियां भी बस आती ही होंगी, शायद आ गई। वेलकम वेलकम, आ जाओ डियर बेस्टीज, शुरू करते हैं अपनी किटी पार्टी। नमस्ते। नमस्ते। अरे जमुना, हम तो तेरी बहू के बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे, वो कभी तू उसकी बात भी नहीं करती है ना। वैसे आज की हमारी किटी पार्टी में मोना भी शामिल रहेगी? नो बिल्कुल भी नहीं डियर, ये हम फ्रेंड्स की पार्टी, इसमें मोना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वैसे भी ये बहू है, बेटी नहीं जो इसे हर चीज में ही शामिल करूं। जमुना की बात से मोना का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। जमुना ने जवान लड़कियों की तरह पार्टी की, जिसमें उसने डांस भी किया और फिर पार्टी के बाद जब सारा फैलावा घर में हो गया तो उसे मोना से साफ करवा दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। मोना के घर में सब कुछ था, लेकिन उसे उसकी मॉडर्न सास का प्यार नहीं मिल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल की गंवार सास उस पर माँ जैसा प्यार लुटाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज मोहल्ले में एक बहुत ही बड़ी पूजा रखी गई थी। मोना ठीक से तैयार होना, जो जो भी तुम्हारे पास गहने वो सारे पहन लेना। आज पूजा में बस हमारे ही चर्चे होने चाहिए। इस गंवार पड़ोसन को आज मैंने मुंह की ना खिला दी तो मेरा नाम जमुना नहीं। एक तरफ मॉडर्न जमुना पूजा में जाने के लिए खुद तो मॉडर्न तरीके से तैयार हो जाती है और अपनी बहू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, तो वहीं दूसरी तरफ माँ जी, पूजा में ये वाली साड़ी पहन लूं क्या? पहन ले बहू, वैसे भी पूजा है, कोई फैशन शो थोड़ी है जो इतना सोच रही है। ऐसे ही पूजा में मॉडर्न सास बहू और गंवार सास बहू वहां पहुंच जाती हैं, जहां पर मॉडर्न सास की साड़ी देखकर सभी लोग वहां हैरान हो जाते हैं। और ये जमुना बहन, ये कैसी साड़ी पहनी है तुमने तो पूजा की जगह को फैशन शो की जगह समझ ली। लगता है तुम गलत जगह आ गई हो। उस औरत की ये बात सुनकर जमुना बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है और उस पूजा की जगह को छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी बहू को सुनाने लगती है। तभी मोना बोलती है, बस करो माँ जी, आपको हमेशा मुझसे शिकायत ही रहती है। मैं जो करूं आपको अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन मेरा क्या? आप मुझे कभी वैसे ट्रीट नहीं करती जैसे मैं चाहती हूँ। हमेशा मुझे आपकी सुनकर ही चलनी पड़ती है और आपकी वजह से मेरा भी नाम खराब होता है। वहीं उन गोमती आंटी को देखो, आप उन्हें बेशक गंवार कहती हैं, लेकिन मुझे उन सास बहू की जोड़ी हमसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। चुप कर, उन गंवारों की तरह रहना ही पसंद है तुझे। जमुना ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उसने जरा भी अपनी बहू की फीलिंग्स को नहीं समझा और वो अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही 1-2 दिन और बीते। जमुना अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। आज वो छत पर ही आई हुई थी कि जमुना ने शीतल और गोमती को साथ हंसते बोलते देखा। माँ जी, हाँ बीना अपनी जवानी में बड़ी नटखट थी। हाँ बहू, हमसे तो बस शैतानी ही आती थी। दोनों सास बहू को ऐसे हंसता देख अब जमुना को एहसास हुआ। अब जमुना को समझ आ गया था, तो आज के ही दिन से उसने अपने अंदर बदलाव किए और आज ही के दिन से उसने अपनी बहू को समझना शुरू किया और अपने अंदर भी उन मॉडर्न रहन सहन का बदलाव लेकर आई, जिससे कि मोना भी अब खुश रहने लगी थी और आसपास के लोग भी।